सो गाइस, जैसे कि अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर क्वीन के दादा ने सभी लोगों को जैगो आइलैंड पर जाने के लिए परमिशन दे दी होती है। तो वो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में अपन को वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। टर्टल कह रही होती है, हो मैं ज़रा देखो तो कौन आया है, आके तुम यहाँ इस हॉल में कैसे आ गई, क्या तुम मेरे को देखने के लिए आई हो? इस ब्रेक के दौरान तुमको मेरे को देखे बगैर बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्यों? तुम कितने क्यूट हो यार, तुमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं हर दिन आ जाया करूँगी तुम्हारे पास। जबकि चिंगू कह रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। टर्टल कहती है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे काम में हेल्प भी करूंगी, और साथ ही उसे चिपकने लगती है। कह रही होती है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुमको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक के दौरान मैं तुमको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं बिछड़ेंगे अपन दोनों। जबकि जिंगू कह रहा होता है, पहले मुझे छोड़ दो यार प्लीज़। कि तभी पीछे से क्वीन आ जाती है और हैरानी से कहती है, अरे जिंगू तुम यहाँ, जबकि टर्टल का तो मुँह बन जाता है। कह रहा होता है, ये लड़की कितनी घटिया टाइमिंग पर आई है, इसके टाइमिंग कितनी घटिया है। और वो जिंगू से चिपक जाती है और घूर घूर के क्वीन को देखना शुरू कर देती है। क्वीन बोलती है, इंसेक्ट ने मुझे बताया कल जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। जिंगू कह रहा होता है, इट्स ओके, और मैं इसलिए यहाँ पर तुम्हारे पास आया था ताकि तुम ज़्यादा परेशान ना हो इस मसले को लेकर। मैंने ग्रैंपा से बोल दिया है कि वो हमारे बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपन दोनों बस फ्रेंड है, मैंने उनको बता दिया है। क्वीन बोलती है, ठीक है जस्ट फ्रेंड, मैं समझ गई। कि तभी उन्हें साइड वाले रूम से एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। टर्टल कहती है, अरे ये क्या मून की आवाज़ नहीं है, और साथ ही वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। क्वीन बोल रही होती है, अरे मून क्या हुआ तुमको? जबकि टर्टल कह रही होती है, आखिर अब तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जिंगू ने तो अपनी आंखें बंद कर ली होती है। वो कह रहा होता है, मून मैंने अपनी आंखें कवर कर ली है, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। पर वो देख लेता है चुपके से, और फिर हमें दिखाया जाता है मून की यहाँ पर पूरी हालत टाइट हो जाती है, और वो कह रही होती है, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही, प्लीज़ मेरे को बचाओ। मैंने इसे पहन तो लिया लेकिन मैं उतार नहीं पा रही। और फिर टर्टल कैंची से उसका स्विम सूट काट के उसे आज़ाद करती है और बोलती है, वाह आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही थी, और क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा ही है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है? जबकि मुँह ने घेरी सांस लेते हुए कहती है, मैं बच गई, मैंने इसे तब खरीदा था जब मैं मिडिल स्कूल में थी, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है। मैंने तो सोचा था जब आप लोग जैगो आइलैंड पर जाएंगे तब मैं इसे पहनूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी हॉट बॉडी का वहाँ पर जाकर शो ऑफ करूँगी, लेकिन अफसोस की बात। और फिर साथ ही वो क्वीन से पूछती है, क्वीन का तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्विम सूट है? क्वीन बोलती है, मेरे पास जितने भी स्विम सूट है वो बस मेरे को फिट आएंगे और किसी को नहीं। और फिर वो टर्टल से पूछती है, टर्टल भी मना कर देती है, कह रही होती है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रिटी वन है। और फिर ये सुनने के बाद मून कहती है, तो चलो फिर स्विम सूट खरीदने के लिए चलते हैं। और वो कह रही होती है, जिंगू तुम भी चलो हमारे साथ। जिंगू पूरा चौंक जाता है और शादी शर्माते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे को क्यों चलने के लिए बोल रहे हो, पर पहले जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो। मून बोलती है, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, अगर हमारे साथ एक लड़का चलता है तो वो हमें बता देगा कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग जा रहे होते हैं बस से। यहाँ पर क्वीन ने एक गलती कर दी होती है, जिसको लेकर दोनों उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मून बोल रही होती है, वाह ये कितना हिलोरियस था, तुमने इसको देखा था, वो ड्राइवर को ब्लैक कार्ड दे रही थी। टर्टल भी चिढ़ाते हुए कहती है, वाह क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जब तुम बस में ट्रैवल कर रही हो प्रिंसेस? अब आखिर तुमको कैसा फील हो रहा है, एक कॉमनर की तरह ऐड करते हुए। क्वीन बोलती है, इसलिए तो मैं कह रही थी कि कार से चलते हैं। जबकि जिंगू कह रहा होता है, अब तुम दोनों बस भी करो, वो बस नहीं जानती थे इस बारे में। कि तभी साइड में बैठी एक लेडी उनकी तरफ भुट्टा करते हुए कहती है, स्टूडेंट्स क्या तुम कुछ भुट्टा खाना चाहोगे? जिंगू कहता है, क्या वाकई में ये ठीक होगा? वो लेडी बोलती है, तुम लोग वाइल्ड हाई जाते हो ना, मेरी बेटी भी वहीं पर जाती है, इसी वजह से मैं तुमको ये देने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही वो तोड़ते हुए उन सबको दे देती है। वो सभी आंटी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही मुझे से खाना शुरू कर देते हैं। मून बोलती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। जिंगू भी कह रहा होता है, हाँ ये तो वाकई में काफ़ी अच्छा है आंटी जी। टर्टल भी कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आखिर कोई इतना ज़्यादा हमें कैसे बना सकता है? और आंटी थोड़ा हंसते हुए कहती है, अरे इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं। टर्टल कहती है, कम ऑन, ओनली सिर्फ कुकिंग स्किल वाले ही इसे ज़्यादा टेस्टी बना सकता है, मेरे को अपना सीक्रेट बताइए ना। तो आंटी भी हंसते हुए यहाँ पर टर्टल को अपना सीक्रेट बता देती है कि उसने इसको कैसे बनाया। जबकि कोई उन लोगों को नोटिस कर रही होती है और सोचती है ये लोग कितने ज़्यादा कंफर्टेबली होकर बात कर रहे हैं उस पर्सन से जो इन्हें जस्ट अभी अभी मिला है। और यहाँ मेरे को देखो, मेरे को वाकई में मून और टर्टल से इस तरह की चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग बस से पहुँच जाते हैं वाईके के डिपार्टमेंट स्टोर। ये देखते से ही टर्टल चढ़ते हुए कहते हैं, सो अनोइंग, सबसे ज़्यादा पास वाला मॉल कोई इनका ही मॉल होना था। हाँ अभी बेटर होगा कि तुम यहाँ पर घमंडी होने का एक ना ही करो। और फिर साथ ही वो सभी उस डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। मून बोलती है, अरे तो मैक्स है क्या, ये तुम्हारा ब्रांड नहीं है? यहाँ पर तो काफ़ी सारे अच्छे क्लोथ्स दिख रहे हैं। और फिर साथ ही वो एक शॉप के अंदर एंटर करते हैं। शॉप वाले उनका वेलकम करती है। और फिर यहाँ पर मून अपने लिए कपड़े देखना शुरू करती है। एक छोटी सी चड्डी को उठाती है और कह रहे होते हैं, वाह ये कितनी अच्छी लग रही है। और फिर साथ ही वो दोनों अपने अपने कपड़े लेकर सेल्समैन के पास पहुँच जाते हैं। टर्टल कह रही होती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? ये साइज़ 44 है ना? जबकि मून कह रही होती है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, क्या आपके पास मेरे साइज़ का है? और
वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है तुम बस रेस्ट गार्ड पर ही इसे ट्राई कर सकते हो, और क्या आजकल की लड़कियों को अपने स्विम सूट के साइज़ के बारे में भी पता नहीं होता। मून बोलती है वो असल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जब मैंने स्विम सूट पहना था। डेडल बोलती है अरे आपको तो बस इतना कहने की ज़रूरत है कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है नहीं, कि तभी बीच में क्वीन बोलते हुए कहती है तुम यहाँ पर कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो, यही वाइक है अप्रैल की पॉलिसी है। ये सुनते सी वो दोनों थोड़ा रिलीफ करती हैं, कह रही होती है क्या वाकई में, ये तो काफ़ी रिलीफ की बात है। डर कहती है ठीक है फिर मैं भी कुछ ट्राई करके देखूँगी। क्वीन उस लेडी से कहती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इनके फिटिंग रूम में थोड़ी हेल्प कर दो। वो लेडी मन में चढ़ रही होती है, कह रही होती है आखिरी लड़की है कौन और इतनी ज़्यादा सुंदर क्यों है, शिट। और फिर इसके बाद हमें फिटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मून चेंज कर आती है और कहती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। डेडल बोलती है ये तो काफ़ी टाइट लग रहा है और तुम इसमें काफ़ी भयानक भी लग रही हो। और फिर वो डबल से चेंज कर आती है और बोलती है तो बताओ ये कैसा लग रहा है, क्या मैं इसमें सेक्सी लग रही हूँ। डेडल कहती है तुमको क्या लग रहा है कि तुम बिकनी में होगी तो सेक्सी लगोगी, तुम तो बस एक वॉरियर की तरह लग रही हो। यहाँ पर जुंग्यो भी अपनी छोटी बहन सोम के लिए कुछ स्विम सूट देखने लगता है, एक हाथ में पकड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है सोम इसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगी, मेरे को थोड़े बड़े साइज़ का ले लेना चाहिए ताकि वो 2 से 3 साल तक पहन सके। और साथ ही वो लेडी से बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या ये सेल पर है, और वो लेडी चिढ़ते हुए जवाब देती है ये अभी न्यू है इसलिए नहीं, इससे ज़्यादा सस्ता आगे रखा हुआ है। जिंगो कहता है ठीक है और फिर साथ ही उसे चेंजिंग रूम से डडल की आवाज़ आती है। डडल कह रही होती है जिंग्यू काफ़ी बुरा हुआ प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आओ ना। तो जिंग्यू पहुँच जाता है। डडल कहती है मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। जिंग्यू खोलता है और कह रहा होता है क्या हुआ। डडल कहती है मैं इसे बांध नहीं पा रही हूँ, क्या तुम कर दोगे इसे मेरे लिए। जिंग्यू शर्मा जाता है और साथ ही चिल्लाते हुए कहता है आखिर इस काम के लिए तुमने मेरे को क्यों बुलाया, किसी और को बुलाना चाहिए था। तो आगे से डडल भी कहती है कम ऑन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सिवाय ये कोई और करे, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम्हें मेरे को टच करो। आगे तुम कर क्या रहे हो, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो। और फिर जैसे वो मुड़ के देखती है जिंग्यू वहाँ से जा चुका रहता है। यहाँ पर क्वीन भी अपने लिए कुछ देखना शुरू कर देती है और जिंग्यू भी देख रहा होता है और कह रहा होता है ये काफ़ी क्यूट है, अगर ये 15% सेल पर होता तो। जबकि वो लेडी काफ़ी चिड़ी खड़ी हुई रहती है और सोच रही होती है जब इन बच्चों को कुछ खरीदना ही नहीं है तो आखिर लोग यहाँ पर आए ही क्यों है। कि तभी वो एक साफ़ सफाई करने वाले वर्कर को देख लेती है, उसने थोड़ी सी डमी हिला दी होती है। तो ये देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, कहती है क्लीनिंग लेडी तुम ऐसे पुतले से क्यों टकरा रही हो जो मूव भी नहीं कर रहा है, तुमको तो इमरजेंसी वाले रास्ते से जाना चाहिए था, तो आखिर तुम दुकान से क्यों गुजर रही हो। वो लेडी बोलती है सीढ़ियों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे इस तरफ से जाने के लिए कहा और आई एम रियली सॉरी। वो लेडी चिल्लाते हुए कहते हैं अपने गंदे कपड़ों से उसको पोंछना बंद कर, तुझे क्या लग रहा है कि तू ये क्या कर रही है, अब ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्वीट है। अब क्या तुम ये भी नहीं जानती कि स्वीट क्या होता है। वो लेडी उससे माफ़ी मांग रही होती है आई एम सॉरी मिस, लेकिन वो चिल्लाई जा रही होती है, कहती है मैं पहले से ही इस बात से परेशान हूँ कि मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी छुट्टियाँ पीछे खिसक गई हैं और आज हर कोई यहाँ पर मुझे बस परेशान करने में लगा हुआ है। जिंग्यू कहता है अरे ये क्या वो आंटी नहीं है जिसने हमें भुट्टा दिया था, तो वो यहाँ पर काम करती हैं। जिंग्यू आगे बढ़ता है और कह रहा होता है एक्सक्यूज़ में क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है आखिर तू होता कौन है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्या तुम इसे खरीदने वाले हो। और साथ ही वो सॉन्ग जिंग्यू के ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देती है, कह रही होती है एक तो मेरी छुट्टियाँ पीछे की तरफ खिसक गई, मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और ऊपर से तुम लोग आके मेरा दिमाग ख़राब करे जा रहे हो। और वो लेडी बोलती है आज यहाँ पर तुम सभी लोग मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हो, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। सॉन्ग जिंग्यू यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो लेडी बोल देती है कोई बात नहीं यंग मैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे केयर करने के लिए, लेकिन डेट्स ओके। और साथ ही वो लेडी उस लड़की से बोलती है कम ऑन आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। वो लेडी चिढ़ते हुए कहती है चाहे जो भी हो तुमको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना ही चाहिए। जबकि सॉन्ग जिंग्यू क्वीन की तरफ देख रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है क्वीन इस तरह के पर्सन नहीं है जो बस खड़े होकर ये सब देखेगी। और साथ ही उसकी नज़रें क्वीन पर होती है कि अब वो क्या करने वाली है। क्वीन कुछ नहीं करती, वो बस चुपचाप अपनी ड्रेस देखने लगती है। ये देखने के बाद सॉन्ग जिंग्यू काफ़ी हैरान होता है, सोच रहा होता है आखिर वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रही। वो लेडी तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। क्वीन तो वहाँ पर कोने में अपने स्विम सूट को देखने में बिजी रहती है, जबकि जिंग्यू देख रहा होता है अभी भी इन दोनों को। वो लेडी कहती है आई एम वेरी सॉरी, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ तुम्हारी वेकेशन के बारे में सुनकर। वो लड़की बोलती है जो भी हो इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोगों ने सामान खरीद लिया होता है और जब क्वीन की बारी आती है वो कहती है तुम्हारे 42,000 वॉन हुए। क्वीन पेमेंट कर देती है, वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्वीन अभी भी काउंटर से नहीं जाती, उसको देख रही होती है और साथ ही कहती है एक्सक्यूज़ मी।
इस डिपार्टमेंट के एक अच्छे कस्टमर के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊँची थी और बोलने का तरीका भी थोड़ा ख़राब था, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको इसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो लेडी कुछ नहीं कहती, एकदम स्टम होकर खड़ी रहती है। क्वीन आगे से दोबारा बोलती है, क्या तुम माफ़ी नहीं मांगने वाली? ये सुनने के बाद वो लेडी फटाक से उनके सामने झुक जाती है और कह रही होती है, आई एम रियली सॉरी कस्टमर, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, मैंने मिस्टेक कर दी। आप लोग अभी काफ़ी यंग हो इन चीज़ों को खरीदने के लिए, तो मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं करी और अच्छे से पेश आना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों से मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैं थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने हेडक्वार्टर में वेकेशन के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उन्होंने मेरी छुट्टियों को पीछे की तरफ धकेल दिया इसलिए। और साथ ही वो जिंगू से भी माफ़ी मांगती है। जिंगू कहता है कोई बात नहीं, और फिर साथ ही ये लोग शॉपिंग करके बाहर निकल आते हैं। मुंदो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, कह रही होती है मुझे लगता है कि ये स्विम सूट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। डडल कहती है जिंगू चलो कुछ आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। जिंगू कहता है मुझे नहीं जाना। डडल कहती है कम ऑन यार, चलो ना चल के कुछ खाते हैं। जिंगू कहता है नहीं, मेरे को काम पर जाना है। और साथ ही वो क्वीन की तरफ ही देख रहा होता है और सोचता है आखिर क्वीन ने ऐसा क्यों करा। उसने उस लड़के से हम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए बोला, लेकिन उसने उस लड़के की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। अगर किसी पर्सन के पास किसी की हेल्प करने की पावर होती है तो उसे करना चाहिए। क्वीन बिल्कुल भी उस टाइप की पर्सन नहीं है जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था। और फिर दिखाया जाता है सोंग जिंगू का स्टेशन आ जाता है। वो कह रहा होता है ठीक है मैं उतर रहा हूँ, काम पर जा रहा हूँ। डडल उसे हार्ड बनाते हुए बाय कहती है, जबकि मून तो अपनी शड्डी देखने में बिजी रहती है, कह रही होती है वाह ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है। दिखाया जाता है क्वीन भी स्माइल पास करते हुए सोंग जिंगू को बाय बोलती है, लेकिन सोंग जिंगू क्वीन की तरफ ढंग से देखता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। क्वीन को काफ़ी हैरानी होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोंग जिंगू पहुँच जाता है अपने वर्क पर। वहाँ पर इंसेंग ऑलरेडी मौजूद रहता है, कह रहा होता है अरे सोंग जिंगू तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोंग जिंगू कहता है अरे तुम फिर कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो इंसेंग। इंसेंग कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सोंग जिंगू कहता है अरे हाँ मैं तुमको बताना चाह रहा था कि तुम्हारा प्लान ले जाना अच्छा होगा, लेकिन ये हमारे परिवार की पहली छुट्टियाँ हैं तो हम सिर्फ इकोनॉमिक फ्लाइट से जा रहे हैं, अपन को इकोनॉमिक फ्लाइट से जाना चाहिए। ये सुनते से इंसेंग कहता है आखिर क्यों, इसका मतलब हुआ कि मुझे भी इकोनॉमिक से उड़ान भरनी पड़ेगी। सोंग जिंगू कहता है अरे ये तो नॉर्मल है, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, तुमको अपना प्राइवेट जेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान कहता है कि अब वाकई में मुझे भी इकोनॉमी फ्लाइट से जाना पड़ेगा। और कह रहा होता है चिंगू यार चलो ना आप लोग मेरे वाले प्लेन से चलते हैं। तभी सोंग चिंगू कहता है अरे हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो सारा मसला बताता है इंसान को जो भी मॉल के अंदर हुआ था। इंसान कहता है अच्छा तो क्वीन ने ऐसा करा, आई सी। सोंग चिंगू कहता है मैं तो सोचा था कि वो उसकी हेल्प करेगी और वो स्टोर का लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब भी थी, मैंने वहाँ पर दिखाया नहीं, लेकिन मैं वाकई में काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। अगर मेरे पास वाकई में क्वीन की तरह पावर होती तो मैं पक्का खड़े खड़े वो सब देखता नहीं। इंसान कहता है सोंग जिंगू तुम ये समझने में मिस्टेक कर रहे हो। अगर कोई ने वहाँ पर उस लेडी की हेल्प करने के लिए उस कलीग को निकाल दिया होता तो ऐसा लगता कि वो उस लेडी को प्रमोट कर रही है या फिर ऐसे ही कुछ। सोंग जिंगू उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। इंसान कहता है क्वीन वहाँ पर एक कस्टमर के तौर पर गई थी, ना कि बाकी ग्रुप के सक्सेसर के तौर पर, और वो वहाँ पर कोई अपनी पावर शो करने के लिए नहीं गई थी। जिंगू कहता है मेरा मतलब है कि क्वीन उस लड़की से माफ़ी मांगने के लिए बोल सकती थी, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उस लेडी के साथ थोड़ा अनफेयर हो रहा था वहाँ पर। इंसान बोलता है अगर क्वीन वहाँ पर गुस्सा हो जाती और कहती कि मैं इस जगह की ओनर हूँ और उस कलीग को पनिश कर दी क्योंकि उसको उस लेडी के लिए बुरा महसूस हुआ, तो ये कुछ ज़्यादा बोझ नहीं हो जाता। क्वीन इस तरह की पर्सन नहीं है जो कि चीज़ों को इस तरह से सोचेगी। सोंग जिंगू कंपनी के अंदर एक रूल होता है, अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है क्लर्क में, कोवर्कर में, स्टाफिंग में, एजुकेशन मेंबर वगैरह वगैरह में, तो तुम इस तरह की से बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये बस एक क्लर्क की प्रॉब्लम है। और उसने भी ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा और वो एक रास्ता ढूंढने की कंपनी के हिसाब से कि कंपनी कैसे इससे डील कर सकती है और सबसे ज़्यादा राइटेस्ट तरीका क्या होगा। सोंग जिंगू सोच रहा होता है इसकी सारी बातें मेरे को समझ में तो नहीं आई, लेकिन ये सेंस बना रही हैं और मैंने तो बिल्कुल भी इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था। क्वीन और इंसान एक्चुअली बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड से हैं मेरे कंपेरिजन में। और फिर इसके बाद हमें डबल से उसी बस का सीन दिखाया जाता है। बस के अंदर डडल बैठी हुई रहती है और वो कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि क्वीन भी अभी भी बस के अंदर बैठी हुई रहती है। डडल फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुमको उतारना नहीं है। क्वीन बोलती है मेरे को तो मज़ा आ रहा है बस में सवारी करने में। डडल कहती है क्या तुम एक कॉमनर की लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती हो, हाँ आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। और साथ ही वो बस से उतर आती है तो पीछे पीछे क्वीन भी निकल आती है। डडल कहती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, हाँ और वहाँ पर जाओ ना जहाँ पर तुमको जाना है। क्वीन कहती है अरे मेरे ऊपर ध्यान मत दो, बस घर जाओ। डडल कहती है मैं नहीं जानती कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम मेरे घर पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि ये ऑब्वियस है। अब जबकि जंग स्टार्ट हो चुकी है तो तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने की कोशिश कर रही हो, क्यों कि तभी उसी रेस्टोरेंट से वही बच्चा आवाज देता है हे डडल जल्दी यहाँ पर आओ। डडल कहते हैं अरे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्वीन कहती है मैंने ही उनको बुलाया है और फिर ये लोग भी उनके पास पहुँच जाते हैं।
मुइंग बोलता है हाय डर्डल और कोइन, और उसको देखकर फ्रिकी से डर्डल की बोलती बंद हो जाती है। वो हेजिटेट करते हुए कहती है हाय, और साथ ही चिढ़ते हुए कोइन से कह रही होती है व्हाट द हेल, आखिर ये सब क्या है, आखिर ये सब क्या बकवास है, तुमने उस बच्चे को क्यों बुलाया, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो, अब लोगों ने पहले हिसाब में वर्कआउट कर लिया है तो तुम क्या चाहती हो। कोइन बोलती है आखिर तुम ज़्यादा फर्स्ट्रेट क्यों हो रही हो, जो मैं सोच रही हूँ कई चीज़ें वैसे तो नहीं। डर्डल चिढ़ते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है। हमयूंग बोलता है वैसे तुम लोगों के साथ कैफे में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, फुटबॉल बॉल के बाद कुछ भी रिफ्रेशिंग करने के लिए ड्रिंक नहीं मिलती यार। कोइन भी बोल रही होती है हाँ ये तो सच है, और कोइन की नज़र डर्डल के ऊपर ही होती है कि मुइंग के सामने डर्डल किस तरह से रेड कर रही है, तो वो आज बोल ही देती है वैसे मुझे लगता है कि डर्डल तुमको पसंद करती है, और मैंने तुम लोगों को कॉल करके यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपने एक दोस्त की हेल्प करना चाह रही थी। ये सुनते ऐसे ही वो बच्चा कहता है वाओ, सबके डर्डल के तो खुद के होश उड़े रहते हैं, ये क्या हो गया। कोई ना वो पूरा उसको फंसाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। डर्डल कहती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतनी ज़्यादा गिरी हुई चाल का इस्तेमाल करा। क्वीन कहती है मेरे तो बस इसे ऐसे ही आजमाया था, लेकिन तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे तुमने इसे अपने पास से उड़ने दिया। और साथ ही हमें क्वीन के फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। जैसे ही क्वीन ने पसंद करने वाली बात छेड़ी थी ना, तो डर्डल ने क्वीन को धक्का देते हुए कहा था अरे मजाक करना बंद करो, ये हमेशा से ऐसी रहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हे भगवान ये लड़की। तो फिर यहाँ पर म्यूंग को भी ऐसा लगता है कि ये मजाक ही था और वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता, और फिर खाने आ जाती है प्रेजेंट में। डर्डल बोलती है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा कुछ करने का प्लान आखिर क्यों बनाया, लेकिन क्या तुमको नहीं लगता यह बहुत ही ज़्यादा गंदा था। क्वीन बोलती है मैं ये मानती हूँ, मुझे इसके लिए काफ़ी खेद है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं था, है ना। डर्डल अपने पास से फटाक से फ़ोन निकाल लेती है और बोलती है ठीक है, अब जबकि तुम इतना नीचे गिर गई हो तो मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। क्वीन बोलती है आखिर तुम कर क्या रही हो। डर्डल बोलती है मैं जिंगे को कॉल करूँगी और फिर उससे जाकर मिलूंगी, उसको किस करूँगी, वैसे भी हम दोनों के बीच में ऑलरेडी ये काफ़ी बार हो चुका है, तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। क्वीन बोलती है ऐसा कुछ भी मत करना। डर्डल बोलती है आखिर क्यों, क्या ये वॉर नहीं है। क्वीन कहती है स्टॉप है। डर्डल बोलते हैं मैं तो नहीं रुकने वाली। दो बंदे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है इन दोनों लड़कियों के ऊपर। एक बंदा कहने लगता है ओ डैम इट, ज़रा देखो तो क्या ये क्यूट नहीं लग रही, क्या अपन को जाकर इनसे नंबर लेना चाहिए। वो दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। कि तभी यहाँ पर डर्डल क्वीन के ऊपर पहले अटैक कर देती है। क्वीन टाइम पे नीचे झुक के बच जाती है और कह रही होती है अब तुमने मेरे ऊपर पहला अटैक करा है। डर्डल आगे से चलाते हुए कहती है चल आज इस बात को सेटल कर ही लेते हैं। क्वीन बोलती है ठीक है फिर मैं भी तैयार हूँ, और वो दोनों वहीं लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़के लोग भी घबरा जाते हैं और फिर वो दोनों ही पीछे की तरफ हटती हैं। क्वीन दीवार के पास लैंड करती है, जबकि डर्डल थोड़ा सड़क पर आ जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं अरे क्या देखा, ये लड़कियां फाइट कर रही हैं। डर्डल और क्वीन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन जिंगो का दिखाया जाता है। इंसेंग बोलता है क्या हो गया। जिंगो बोलता है मेरे को नहीं पता, मेरे पास डर्डल की तरफ से कॉल आया था, लेकिन फिर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी और फिर कॉल कट हो गया। इंसेंग कहता है एनीवे अब मैं नेक्स्ट हफ्ते तक पूरा बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए मैं अब तुमसे डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही मिलूंगा। और फिर इसके बाद हमें क्वीन और डर्डल का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने लड़ना बंद कर दिया होता है, वो पार्क में बैठे हुए रहते हैं। डर्डल बोलती है ठीक है अब से कोई भी सिली ट्रिक्स का यूज़ नहीं करेगा। क्वीन बोलती है ठीक है, और आगे बोलती है क्वीन बोलती है तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, अगर मैं अपनी फैमिली से निकल भी जाऊँ तब भी तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर दिखाया जाता है पता नहीं ये लोग शायद चेंसो पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो उठने नीचे बैठने वाला झूला वजन वाला। तो दिखाया जाता है क्वीन जिस तरह से बैठी हुई रहती है ना, वो पूरा नीचे झुक जाता है, और जबकि डर्डल हवा में खड़ी हुई रहती है और हंस रही होती है। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ भागे। और फिर नेक्स्ट सीन में अपन को दिखाया जाता है स्कूल का सीन, और फिर यहाँ पर टीचर भी इनके वेकेशन को अनाउंस कर देता है और फिर लोग छुट्टियों में जा रहे होते हैं। लड़कियाँ बोलती हैं जिंगू आगे तुम इस ब्रेक के दौरान क्या करने वाले हो, चलो ना साथ में ट्रिप पर चलते हैं। जिंगू कहता है नहीं मैं काम पर जा रहा हूँ। और फिर सॉन्ग जिंगू अपने काम पर होता है और कह रहा होता है बेहद ही अजीब है, देखते देखते पूरा सेमेस्टर गुजर गया। इस अजीब से स्कूल में एंटर करने के बाद से मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला और इन कुछ महीनों में मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर साथ ही सॉन्ग जिंगू यहाँ से अपने घर चलने लगता है। बॉस कह रहा होता है तुम लोगों की छुट्टियाँ मज़ेदार रहे हैं। वो लोग भी बॉस को विश करते हैं बॉस आप इन छुट्टियों में एकदम आराम करना। और हैंसेंग कह रहा होता है वांग कह रहा होता है पेड वेकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, आपका शुक्रिया बॉस। और फिर सॉन्ग जिंगू भी घर पर आ जाता है। जिंगू कह रहा होता है क्या तुम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जल्दी से अपने स्विम सूट को उतार दो, मेरे को उनको पैक करना है। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है अपन को एयरपोर्ट का सीन। जिंगू अपने दोनों बहन भाइयों के साथ पहुंच चुका रहता है। वहाँ पर सभी लोग जिंगू को हाय बोलते हैं। डर्डल कह रही होती है ये क्या तुम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। यहाँ पर हैंसंग जगडू और वो चश्मे वाले भी होती है। सभी लोग यहाँ पर आ चुके रहते हैं जो वेकेशन पर जाने वाले हैं। और फिर क्या आता है ये लोग बैठते हैं प्लेन में और उड़े आते हैं जैगो आइलैंड की तरफ मज़े करने के लिए। और इसी के साथ गर्ल ऑफ द वाइल्ड का ये सीज़न 1 एंड हो जाता है।
अब बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, सब लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे और प्लेन के ऊपर बैठ के निकल जाते हैं अपनी वेकेशन की छुट्टियों में। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एक कार को दिखाते हुए। ये सभी लोग कार के अंदर जा रही होती है गाड़ी आगे, और इनसे कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, अपन लोगों को एक अच्छी कार लेनी चाहिए थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह की छोटी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ। जबकि वो दोनों बच्चे बाहर का नज़ारा देख के खुश हो रहे होते हैं। इंसान बोल रहा होता है मैंने कहा था कि अपन को रिजॉर्ट वाली कार ले लेनी चाहिए थी। शोई बोलता है लेकिन इस गाड़ी को लेने के लिए अपन सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा करे हैं, इसलिए ये ज़्यादा मज़ेदार है। जड्डू कहता है यू लिटिल ठीक है, वैसे भी तुम लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। इंसान कह रहा होता है मेरे को इससे नफरत है, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये कोई मैं सही कह रहा हूँ ना, चलो ना आप लोग अपनी कार मंगाते हैं। और पर कोई उल्टा उसी के ऊपर ही चिल्ला देती है, कहती है चुप हो जाओ बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। तो इंसान भी शांत हो जाता है, कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये ठीक है। ये संदेश से वो कहने लगता है वो हो तुम तो चेंज हो गए, तुम तो काफी ज्यादा मतलब ही हो। तभी इंसान चिल्लाते हुए कहता है यार ये क्या था, किसने बात दिया। और फिर वो सारी खांसते हुए गाड़ी से बाहर निकलते, नाक पर हाथ रखते हुए और कह रहे होते हैं ये स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी है, डैम इट। डडल बोल रही होती है आखिर ये काम किसने करा, कौन था पादने वाला है। जबकि मुझ सबसे पहले बाहर निकल के सामने की तरफ खड़ी होती है और बात को पलटते हुए कहती है वाओ जरा देखो ये कितना ज़्यादा नाइस व्यू है, चलो अब लोग जाने से पहले इसको थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल हमारे ब्राइट फ्यूचर की तरह। और वो हंस रही होती है ऑकवर्ड से हंसी दिखाया जाता है। डडल सोचते हैं मन मन में यही है जिसने करा है, और इनसे भी बोलते हैं हाँ यही है। और फिर दिखाया जाता है बाकी सब लोग भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा बोलता है जगडू अगर तुम थक गए हो तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। जगडू कह रहा होता है अरे कोई नहीं, अभी अपन ने ज़्यादा ड्राइविंग भी कहाँ करी है। ये सुनते से ही हैंसन कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है, वैसे भी मेरे लिए ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता क्योंकि मैंने पहले कभी ड्राइव भी नहीं की है और मैं तुम्हारी जितना स्किल भी नहीं हूँ। जगडू थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है इस तरह की कारों को चलाना तो मेरे स्पेशलिटी है। इस जैसी कार तो मेरी एक ड्रीम कार की तरह है। इनसे थोड़ा हैरानी से बोलते हैं कि एक ड्रीम कार। जडो खुश होते हुए बताता है एक ड्रीम कार जिसके अंदर आदमी आदमी भरे हो और हम सब हथियार लेके बाहर की तरफ निकले, कितना ज़्यादा कूल होगा ना। और फिर दिखाया जाता है ये लोग उसी स्पॉट पे रोक के अपनी फ़ोटो निकालने लगते हैं। जगडू कैमरा लगा के जाता है और सब लोग काउंट कर रहे होते हैं, काउंटडाउन लगा रहता है 10 9 8 का। तो वो जल्दी से जा रहा होता है। जिंगू कहता है जगडू थोड़ा जल्दी करो, जबकि क्वीन जिंगू के बगल में खड़ी हुई रहती है और उसकी नज़र उसके हाथ पर होती है। वो सोचते है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, पर जैसे ही वो उसे ज़रा सा टच करती है जिंगू देख लेते हैं उसकी तरफ। तो वो शर्माते हुए अपने हाथ को डबल से अपने पास से बुला लेती है और नजरें भी फेर लेती है। जबकि जगडू वहाँ पर जल्दी आने के चक्कर में गिर चुका होता है, पर वो फटाक से पोज मारता है और उनकी एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है शानदार से। और फिर दिखाया जाता है ये लोग पहुँच जाते हैं रिजॉर्ट में जहाँ पर ये लोग रुकने वाले हैं। इंसान बोलता है वाओ ये प्लेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिनोबी कहता है वाओ क्या आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, वो काफ़ी आलीशान सा रिजॉर्ट है। दिखाया जाता है क्वीन और इंसान को देखते से मैनेजर बाहर आता है और कह रहा होता है हो माय आप आई थी, हमें बता दिया होता हम आपको लेने के लिए कार भेज देते। क्वीन बोलती है इट्स फाइन सेक्शन शिप, हम लोग यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रहेंगे और फिर चले जाएंगे, आप बिल्कुल भी हमको लेकर परेशान न मत हुई। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग होते हैं एक बड़े से आलीशान से कमरे में, दोनों बच्चे बाहर का नज़ारा देख रहे होते हैं। जडू कहता है मेरे को तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जबकि जिंगयू इंसान से कह रहा होता है इंसान क्या तुम श्योर हो कि आप लोग इस रूम का यूज़ कर सकते हैं। इंसान कहता है यार ये ठीक है, इगुई इस रेस्टोरेंट के मालिक है और प्लस में अभी सीज़न भी नहीं चल रहा है इस साल, तो इस रूम को आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो अपनी ही जगह है, तो रिजर्वेशन की परवाह करने की भी क्या ज़रूरत है। जिंगयू कह रहा होता है लेकिन स्टिल। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो भी बालकनी में आ जाता है अपने बहन भाइयों के साथ। तो कह रहा होता है वाकई में ये तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सोम कहती है ज़रा वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो गोल्डन फिश शार्क और बेलें होंगी ना। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। एक बंदा जोर से सीटी बजाते हुए कहता है सभी सोल्जर्स ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारे इस ट्रिप के दौरान मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ डिसिप्लिन और सेफ्टी के लिए। जिंगू कहता है क्या तुम लोग आर्मी से हो। वो बंदा कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो यहाँ से दफा हो जाओ। और कह रहा हो सता है शुश सब शांत हो जाओ, कोई भी बात मत करो। हैंसम बोलता है वैसे ठीक खाने के बाद हम हाइकिंग में क्यों जा रहे हैं, हमको तो बीच पर जाके मज़े करने चाहिए। वो बंदा कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं समझते, तुम मदर नेचर को कम आंक रहे हो, पहले अपन को बहुत सारा स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। डडल बोलती है मैं हैंसल माउंटेन पर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे स्टेमिना को देखते हुए अपन को शेग्योन शन किले पर जाना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। वो रेड कपड़ों वाला सबसे आगे आगे और चल रहा होता है, कह रहा होता है 1 2 1 2, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बस मेरे को फॉलो करे और सीढ़ियाँ ज़रा ध्यान से चढ़ना। जिंगू कहते हैं हम तो समझ गए, लेकिन थोड़ा स्लो चलते हैं ना, हमें आसपास के नज़ारे भी देखने हैं, इस तरह से तो हम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। वो बंदा कहता
है शट अप जंग्यो, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, मेरे जैसे वेपन्स के लिए हैं। और साथ ही वो हफ्ते हुए कह रहा होता है ठीक है लगभग पहुंच गए अपन। हैंसंग कहता है मुझे लगता है कि तुमको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। वो बंदा कह रहा होता है चुप हो जाओ तुम, मैं बिल्कुल भी नहीं थका। जंग्यो भी कहने लगता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेड नज़र आ रहे हो, तुम्हारी हेल्थ खराब नज़र आ रही है। उस बंदे को काफ़ी पसीना आ रहा होता है, वो हाफ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कहता है मेरे को पसीना इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वैसे भी ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे लिए बस फ्रूट एनर्जी की तरह हैं। कि तभी एक लड़की का पेट ट्रिप होता है, वो गिरने लगती है तो सोच क्यों कह रहा होता है जल्दी तुम्हारे पीछे कैच करो उसे, बट दिखाया जाता है वो पीछे देख के साइड में हट जाता है। कह रहा होता है वो तुम्हारा शुक्रिया सोच चुकी हूँ, मैं लगभग अभी से ठुके जाता। जिंगू चिल्लाते हुए कहता है अरे मेरा मतलब था कि वो उसको पकड़ लो, कैच करो उसको, साइड में हटने का नहीं था। और फिर साथ ही जिंगू खुद उस लड़की को कैच करके पकड़ता है। वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम मेरे को इसको पकड़ने के लिए बोल रहे थे, जबकि जिंगू उस लड़की से पूछा होता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। दिखाया जाता है वो लड़की अपनी लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाती है और सोंग चिंग्यू को शुक्रिया बोलती है। सोंग चिंग्यू कहता है अरे चाइनीज़। वो लड़की फटाक से सोंग चिंग्यू का हाथ पकड़ती है और अपने लैंग्वेज में कुछ कहने लगती है। दिखाया जाता है ये क्वीन और डर्डल देख लेते हैं और ये देखते से वो दोनों बुरी तरह से भड़क जाते हैं। दिखाया जाता है वो लड़की तो सोंग चिंग्यू को छोड़ ही नहीं रही होती है, उसका हाथ पकड़ के रखी हुई रहती है और अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाई जा रही होती है। बेचारे सोंग चिंग्यू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही है। वो गाइड भी बोलता है आखिर ये बोल क्या रही है यार। कि तभी क्वीन एक्सक्यूज में कहते हुए उन दोनों के बीच में से गुजर जाती है, उस लड़की को थोड़ा धक्का देते हुए। वो लड़की क्वीन की तरफ भी देख रही होती है कि तभी डर्डल आके उसको एक जोर का धक्का देती है और कह रही होती है चिंग्यू चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग फाइनली टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये आना चाह रहे थे और नज़ारे देखना शुरू कर देते हैं। जिंगू सोचता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं जुनो और सोम के साथ यहाँ पर आया, लगता है कि उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। कि तभी यहाँ पर कोई चाइनीज़ लड़की दोबारा आ जाती है, अपनी लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाते हुए सोंग जिंगू को जूस ऑफर करती है। सोंग जिंगू उससे वो जूस ले लेता है थैंक यू बोलते हुए। दिखाया जाता है वो लड़की फटाक से उसके काफ़ी करीब आ जाती है और बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। सोंग जिंगू कहता है क्या मेरा नाम। वो लड़की उसके बेहद ही करीब आ जाती है और अपनी लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रही होती है। सोंग जिंगू कह रहा होता है वैसे मैं नहीं जानता कि चाइनीज़ कैसे बोलते हैं। डर्डल कहती है ये क्या बकवास है, वैसे तुम तो चाइनीज़ जानती हो ना। क्वीन बोलती है वो तो बस थैंक यू का बहाना लेकर सोंग जिंगू से चिपकने की कोशिश कर रही है। डर्डल भड़क जाती है, कहती है ये क्या बकवास है, ये ग्लोबल बेचेस। और फिर दिखाया जाता है मून तो अपने चोई के साथ नज़ारे में फ़ोटो खींचना शुरू कर देती है और वो चश्मे वाली भी हैंसंग के साथ फ़ोटो खींचने में बिजी रहती है। वो लड़की सोंग जिंगू से उसका फ़ोन नंबर मांगना शुरू कर देती है और कि तभी दिखाया जाता है कोई उसको धक्का देते हुए बीच में से गुजर जाती है और कह रही होती है वाओ कितना अच्छा नज़ारा है। डर्डल भी ऐसा दिखाती है जैसे कि उसका कॉइन गिर गया था। वो कह रहे होते हैं वाओ मेरा कॉइन यहाँ पर था और साथ ही वो कॉइन उठाने का बहाना करते हुए उसे गिरा देती है और सीटी बजाते हुए ऐसे गुजर जाती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जिंगू ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि तभी वो दोनों पंचेस टकराते हैं जिससे कि उनका प्लान कामयाब रहा। और फिर दिखाया जाता है वो गार्ड चलाते हुए कहता है बच्चों अब लोग नीचे की तरफ जाएंगे। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है रात हो जाती है। ये लोग होते हैं वाईके के रेस्टोरेंट में। दिखाया जाता है वो बंदा अब खाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है। सॉरी ये वो गार्ड वाला बंदा नहीं है, ये अपना जगडू ही है। हैंसंग कह रहा होता है वाह तुम तो इसमें भी काफ़ी अच्छे हो। हैंसंग बोलता है वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते जगडू। जगडू कहता है वैसे जब मैं छोटा था और एक गैंग मेंबर हुआ करता था तब मुझे 10 से भी ज़्यादा लोगों के लिए वेट ग्रिल करना पड़ता था, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। वो चश्मे वाले शर्माते हुए उसको गोभी ऑफर करती है जबकि हैंसंग सोम को खिला रहा होता है और मून और डर्डल तो भुक्कड़ों की तरह बस ठूसी जा रही होती हैं। और फिर हमें जगडू को दिखाया जाता है जो कि बेहद खुश होता है। शायद ये लोग यहाँ पर किस तरह का गेम खेल रहे थे तो जगडू जीत जाता है, उसमें किंग बन जाता है गेम में और कहता है चलो शुरू करते हैं। और 1 2 3 4 की काउंटडाउन होती है और यहाँ पर हैंसंग और सोम हार जाते हैं तो जगडू उन्हें एक टास्क देता है कि उन्हें नेशनल एंथम के फर्स्ट वर्जन को अपने बर्ड से लिखना है, शायद इसे हवा में विराइड करते हुए। हैंसंग चलाते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है अपनी डर्डल जीत जाती है और कह रही होती है डर्डल को ऐसे गेम तो पसंद है तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और फिर साथ यहाँ पर फिर से काउंटडाउन होता है और इस बार चश्मे वाली और हैंसंग हार जाते हैं। डर्डल कहती है अब तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में देखना है पूरे 1 मिनट के लिए। तो दिखाया जाता है वो लोग कोने में जाकर वो ही करते हैं। हैंसंग सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है जबकि चश्मे वाली सोच रही होती है अब मैं फ्यूचर में डर्डल के लिए और भी ज़्यादा लॉयल हो जाऊंगी। दिखाया जाता है उन दोनों को साथ में देख डर्डल सोच रही होती है मेरे को तो ये सोंग जिंगू के साथ में करने की ज़रूरत है, जबकि क्वीन भी सेम इसी बात को सोच रही होती है और मून भी सोच रही होती है, लेकिन जिंगू नहीं, उसे चोई के साथ करना है ये। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उस चश्मे वाले की बारी आ जाती है, वो किंग बन जाती है, इस बार गेम को जीत जाती है। तो फिर वो कहती है चलो स्टार्ट करते हैं। सोम 1 गिनती है। सोंग जिंगू यहाँ पर खड़े होते हुए 2 बोलता है, कहते हैं मैं डर्डल भी फटाक
फटाक से खड़ी होकर चिल्लाते हुए टू बोल देती है और फिर यहाँ पर इन दोनों की नज़रों में डील हो जाती है। स्टेशन वाले बोलती है मैंने बीच के एंट्रेंस पर काफ़ी सारी फॉक्सटेल देखी थी, तो तुम दोनों को जाना है बिल्कुल अकेले और उन फॉक्सटेल को उठा कर लाना है। चिंकू कहता है क्या वो एंट्रेंस कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगी, जबकि डडल शर्माना शुरू कर देती है और कह रही होती है हो माई, लगता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। और फिर दिखाया जाता है बीच के किनारे रात के अंधेरे में ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। सो चिंकू आसपास का नज़ारा देखता है और कह रहा होता है वाकई में रात में ये नज़ारा कितना सुंदर लगता है ना। जबकि डिडल सोच रही होती है इस तरह से साथ में चलना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे पसंद करती हूँ तो मेरे को इसको थोड़ा टच करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही वो थोड़ा हाथ बढ़ाती है लेकिन हेजिटेट भी कर रही होती है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मेरे को ये करना चाहिए, कहीं ये अनयूजुअल तो नहीं होगा, नहीं ये तो नेचुरल है। कि तभी उसके मन में ख्याल आता है क्या मेरे को इसके बारे में उसको भी बता देना चाहिए, हम लोग तो यहाँ पर एकदम फेयर प्ले कर रहे हैं ना। कि तभी डिडल थोड़ी चौंकती है और कह रही होती है नहीं ये तो एकदम फेयर होगा, ये एकदम ठीक होगा। वैसे भी जब तक मैं चिंकू के साथ कांटेक्ट में नहीं आती बात कैसे आगे बढ़ेगी। डिडल सोच विचार करने में इतनी गुम हो जाती है कि वो धर्म करके गिर जाती है वहीं पर। चिंकू बेचारा घबरा जाता है, वो उसको उठाता है, कह रहा होता है कि तुम ठीक हो क्या, तुम चल सकती हो। डिडल बोलती है आउच, मेरे को लगता है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अपन को इस गेम मिशन को कंप्लीट भी करना है ना, अपन लगभग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चिंकू कहता है हाँ आप लोग लगभग वहाँ पहुँच तो चुके हैं, लेकिन और फिर साथ ही वो डडल के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है चढ़ जाओ। और डडल तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर दिखाया जाता है सोंग चिंगू उसको उठा के चलना शुरू कर देता है और सोंग चिंगू कह रहा होता है अगर तुम्हें वाकई में बहुत बुरी चोट लग गई होगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या अपन को पहले हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डडल बोलती है कहीं में कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं लग रही। चिंगू कहता है नहीं। डडल सोच रही होती है तुम अनजाने में ही इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो सोंग चिंगू, मैं जानती हूँ कि तुम हर किसी के जैसे ही हो, लेकिन मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ चिंगू। चिंगू उस जगह पर पहुँच चुका रहता है और कह रहा होता है ओ अपन को मिल गया। और फिर यहाँ से अपन लोगों को डायरेक्टली अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी के सब खाना लेने के लिए लाइन पे लग चुके रहते हैं। चिंकू कह रहा होता है अरे छोटू के बारे में क्या। चोई कहता है उसने कहा कि वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहता। हैंसक भी बोलता है, हैंसक भी कहता है उसने कहा कि वो खाने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। सोम कह रही होती है वाओ क्या हम वाकई में ये सब कुछ खा सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग भी खाना लेकर टेबल पर पहुंच जाते हैं। चिंकू कह रहा होता है ओ तुम लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए गाइस। और डडल के बारे में क्या। मून बोलती है डडल, तो तभी यहाँ पर डडल आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग, क्या तुम सभी लोग रात को अच्छे से सोए। तभी चिंकू कह रहा होता है हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा घुटना अब काफ़ी बेटर है, ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है। डडल बोलती है हाँ मैं बस अभी अभी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौटी हूँ, सुबह सुबह सैर करके अभी ही आई हूँ। तभी मून बोलती है अगर तुम्हें क्या बोल रही हो, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हें 10 लग रहे हैं, तुम्हारा पेट खराब हो गया है इसलिए तुम भागने के लिए जा रही हो। ये सुनते से ही डडल पूरी एम्बेरस हो जाती है और कह रही होती है यू क्रेजी बिच। और साथ ही चिल्लाते हुए कहती है ये सच नहीं है चिंकू, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो कोई यहाँ पर अपना एक बड़ा मूव चल देती। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, हम दोनों के बीच में एक वॉर हो रही है। और साथ ही वो मून के बगल में जाकर बैठ जाती है और कह रही होती है तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। मून कहती है आखिर मैंने क्या कर दिया, तुम पोटी करने के लिए गई थी तो मैं यही बोलूंगी ना कि तुम पोटी करने के लिए गई थी, इसके अलावा क्या बोलूंगी। और फिर हमें छोटू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना पेट पकड़ के बिस्तर में लेटा हुआ रहता है, कह रहा होता है मेरा पेट। और फिर साथ ही वो मोबाइल उठाता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं खा सकता हूँ और ज़्यादा हैवी ना हो। हाँ सूप ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो देखता हूँ कि आसपास कोई जगह है क्या। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है छोटू किसी रेस्टोरेंट में आया हुआ रहता है, ऑर्डर करता है अपना सूप और चाव से खा जाता है। कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब कुछ बेहतर महसूस हुआ ना, ये सूप तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और साथ ही वो अपना पेट बचाते हुए आगे की तरफ चलते हुए जा रहा होता है, कह रहा होता है ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कितने हुए इसके। वो बंदा बोलता है आपको खाना कैसा लगा और इसके 7,000 युवान हुए। छोटू कहता है ये सियोल के कंपेरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। और साथ ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कह रहा होता है अरे मेरा वॉलेट लगता है कि मैं गाड़ी में छोड़ाया। और साथ ही वो कहता है ओनर तुम समझ रहे हो ना, मैं अभी जस्ट रेस्टोरेंट से वापस आया और फिर तुमको पे करता हूँ। वो कहता है क्या उधार, मेरे को नहीं लगता है कि ये काम करने वाला है। और फिर साथ ही वो कहता है वैसे तो मैं उधार हर कस्टमर को दे दिया करता हूँ, लेकिन तुमको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जगडू कहता है कम ऑन यार, क्या तुम मेरे को नहीं जानते, मैं जगडू हूँ। वो बंदा कह रहा होता है प्लीज़ कम से कम अपना फ़ोन नंबर तो दे दीजिए। जगडू बाहर की तरफ निकल आता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, अरे तुमने ऑलरेडी मेरा चेहरा तो देख लिया है तो इसकी क्या ही ज़रूरत, मैं बाकी में तुमको दे दूंगा यार। ओनर भी पीछे पीछे आ रहा होता है, कह रहा होता है ऑफकोर्स मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन प्लीज़ अपना नंबर तो दे दीजिए। और साथ ही वो छोटू को हाथ से पकड़ लेता है, कह रहा होता है कम ऑन अपना नंबर तो दे दो यार। छोटू कहता है व्हाट द हेल, तो मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही छोटू उसे कॉलर से पकड़ लेता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है कि तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मैंने कहा ना मैं तुझे दे दूंगा। वो कह रहा होता है कस्टमर आखिर आप ये क्या कर रहे हो। छोटू कह रहा होता है कि तू जानते नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता, मैं भी एक टूना फैमिली से जगडू हूँ। कि तभी छोटू उसकी शर्ट खोल देता है थोड़ी, उसके अंदर उसको ड्रैगन
दिख जाता है बना हुआ, जिसको देखकर जगडू भी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन अपन को बीच का दिखाया जाता है लड़कियों के लॉकर रूम का। चश्मे वाली यहाँ पर आती है और डडल से बोलती है मैं तुम्हारी थोड़ी सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। डडल कहती है ठीक है, और साथ ही वो मून यंग से पूछती है मून यंग क्या तुम कुछ नहीं लगाने वाली? मून बोलती है बस थोड़ा सा ऑयल। दिखाया जाता है दोनों बच्चे समुद्र को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और तेजी से भागते हुए जाने लगते हैं। पीछे से जिंगू कह रहा होता है ज्यादा डीप में मत चले जाना, संभल कर रहना। दिखाया जाता है जाते से वो लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं। पहले तो जुनो कह रहा होता है वाकई में ये पानी तो वाकई में नमकीन है, जैसा कि बुक में कहा गया था। सोम्बी कह रही होती है हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा नमकीन है। ये देते से सोंग जिंगू चिल्लाते हुए कहता है पानी पीना बंद करो तुम दोनों। कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये मून यंग होती है। बोल रही होती है तो तुम सभी लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो, वैसे आज सन कितना अच्छा लग रहा है ना। और वो तभी पीछे से डडल आ जाती है, कह रही होती है वाह आज का मौसम कितना अच्छा है। और साथ ही लड़कों की तरफ देखते हुए कहती है तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग इतना ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों नजर आ रहे हो? सब लोगों ने तो भाई शर्माते हुए नजरें इधर फैल रही होती हैं। लड़कियां पानी में चली जाती हैं और साथ ही दोनों बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। और दूसरी तरफ चश्मे वाले जुनो और चोई खेल रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो दोनों जुंगे को उठाकर लाते हैं और पानी के बीच में फेंक देते हैं। पानी सबके ऊपर उछलता है इंक्लूडिंग कोइन भी। दिखाया जाता है वो सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं, जिंगू भारी नहीं आ रहा होता और फिर एकदम से वो बाहर निकलता है। जिंगू भी काफी एंजॉय कर रहा होता है ये सब कुछ। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिंगू बैठा हुआ रहता है किनारे पर। शोई कह रहा होता है ये क्या है, ये लोग तो बिना था कि बस खेलते ही जा रहे हैं। जिंगू कह रहा होता है हाँ अगर मेरे को पता होता कि इनको इतना ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं इन्हें पहले ही यहाँ पर ले आया होता। कि तभी पीछे से आवाज़ आती है चोई क्या तुम बिजी हो? और ये मून होती है जो कि चोई को बुला रही होती है, कह रही होती है कि तुम मेरी बैग के ऊपर ऑयल रफ करना चाहोगे? चोई घबराते हुए कहता है क्या ऑयल? मून आगे से आंख मारते हुए कहती है जाहिर सी बात है मैं इसे खुद तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी की तो जरूरत पड़ेगी मेरे बैग पर करने के लिए। कि तभी यहाँ पर डडल आ जाती है और सब पार्ट से उसको कर देती है, कह रही होती है यू लिटिल तू बस इसी तरह मैं कर देती हूँ ना। और यहाँ पर इस तरह से डडल ने अपना पूरा बदला निकाल लिया मून से जो सुबह हुआ था उसके साथ। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर वही लड़की डबल से जिंगू के पास आ जाती है। जिंगू कहता है अरे तुम तो वही लड़की हो ना कल वाली। दिखाया जाता है फिर वो अपने ही लैंग्वेज में सोंग जिंगू से बातें करना शुरू कर देती है। सोंग जिंगू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता बट वो भी हेलो बोल देता है आगे से। कि तभी यहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो बताती है कि वो लड़की क्या कह रही है। वो कह रही है कि तुमको यहाँ पर देखकर उसको काफी अच्छा लगा और वो कल के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। सोंग जिंगू कहता है वो तुम्हारी चाइनीज तो काफी अच्छी है। वो लड़की फिर से चाइनीज में कुछ बड़बड़ाती है। क्वीन बताती है ये कह रही है कि वो अजीब आदमी जिसने मेरे को कल पकड़ा नहीं था, कैच नहीं करा था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर साथ ही वो सोंग जिंगू के करीब आते हुए फिर से कुछ बोलती है। क्वीन बताती है ये कह रही है कि हमारी किस्मत था शायद यहाँ पर दोबारा मिलना और वो तुमसे साथ में खेलने के लिए बोल रही है। दिखाया जाता है वो लड़की चाइनीज में फिर से कुछ बड़बड़ाती है और सोंग जिंगू का हाथ पकड़ के उसे उठाने लगती है तो कोई इनसे देखा नहीं जाता। वो फटाक उसको धक्का मार देती है और कहती है यहाँ से दफा हो जा। और फिर इसके बाद अपन को डडल और मून का सीन दिखाया जाता है। डडल मून की पीठ को रफ कर रही होती है और साथ ही गुस्से में कह रही होती है तेरी पीठ कितनी ज्यादा बड़ी है मोटी, हाँ यहाँ तक कि तो सो भी गई हो माय गुडनेस। आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई सोंग जिंगू के सामने वो पेट दर्द वाली बात बोलने की, यू इवल। के तभी वो देखती है और सोचती है अरे मून यंग तो यहाँ पर अच्छे से सो गई मतलब कि। और फिर साथ ही वो साइड में रखी रहे तो उठा के उसके पेट के ऊपर डालने लगती है। वो यहाँ पर कुछ तो तूफाने करने वाली है मून के साथ और मून यहाँ पर खाटे मार के सो रही होती है। और फिर इसके बाद हमें डबल से क्वीन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन उसे चाइनीज लड़की के साथ चाइनीज में बातें कर रही होती है और फिर डडल भी यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है अरे ये तो वही कल वाली लड़के हैं ना। सोंग जिंगू कहता है हाँ, हालांकि मैं नहीं जानता कि वो लोग क्या कह रहे हैं लेकिन क्वीन फिर लव यू से बात कर रही है। शोई भी कहता है लगता है कि क्वीन को वाकई में चाइनीज अच्छे से आती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाइनीज इतनी कूल हो सकती है, जरा उसको तो देखो वो कितने ज्यादा अच्छे और फॉर्मल तरीके से बात कर रही है उसके साथ। सोंग जिंगू कहता है मेरे को तो जलन हो रही है, वो यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से जनरल तरीके से बात करते हुए सबको संभाल रही है, तुमको क्या लगता है कि वो लोग क्या कह रहे होंगे कि ये काफी ज्यादा प्रिटी है? चोई कहता है वैसे ये काफी ज्यादा कूल है एक फाइटर को इस तरह से नेचुरल कन्वर्सेशन करते हुए देखना। डडल कहती है ये यहाँ पर ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसके पास पैसा है, इसने बचपन में ही ये लैंग्वेज सीख ली होगी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी कर लेती। दिखाया जाता है वो चाइनीज लड़की कह रही होती है कि तुम जानती हो कि चाइनीज कैसे बोलते हैं और क्या तुम यहीं पर रहती हो? कोइन बोलती है इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, अपना इंटरेस्ट कहीं और पर डालना। वो कहती है का इंटरेस्ट? आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या ये गलत है उसने मेरे लिए जो कुछ करा उसके लिए थैंकफुल होना? क्वीन कहती है वो लड़का हमारे साथ है, उसको परेशान करना बंद करो। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आखिर तुम होती कौन हो मेरे को उसके साथ बात करने से रोकने वाली? क्वीन बोलती है वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़की बोलती है बॉयफ्रेंड? क्या सीरियसली? वैसे कल तुम दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था, तुम लोग तो बस एक दूसरे के फ्रेंड्स नजर आते हो। क्वीन बोलती है आगे तुम इसके बारे में जानती है क्या हो? वो लड़की बोलती है उसने तो तुमको बिल्कुल कर टच तक भी नहीं करा था और कुछ भी नहीं करा, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो वाकई में तो तुम वाकई में ये सब कहने का हक रखती हो।
लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो, मेरे को साबित करके दिखाओ। दिखाया जाता है। ये सुनने के बाद कोइन चिंग्यू की तरफ देखती है। वो लड़की बोलती है तुम झूठ बोल रही थी, है ना। अब ये सुनने के बाद कोइन सोंग चिंग्यू की तरफ मुड़ के देखती है और यहाँ पर वो कुछ करने वाली होती है। डडल उसकी कांपती हुई बॉडी को देख के कह रही होती है आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अरे इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉगी को पोटी लगी हो। चिंग्यू बोलता है लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ इन दोनों के बीच की। तभी दिखाया जाता है कोइन यहाँ पर हार्ट बनाने की कोशिश करती है। सोंग चिंग्यू की तरफ हार्ट बना के दिखा रही होती है। ये देखा वो लड़की थोड़ी चौंक जाती है, कह रही होती है आखिर ये क्या चीज़ है। क्वीन बोलती है ये एक हार्ट है और कोरिया में इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप होता है और तुम ये सिर्फ कपल के बीच में ही कर सकते हो। वो लड़की बोलती है क्या वाकई में ये इतना मीनिंगफुल है। जबकि सोंग चिंग्यू कंफ्यूज हो रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या ये किसी तरह की पनिशमेंट के बारे में कहने की कोशिश कर रही है, क्या ये किसी तरह का साइन है। जो कह रहा होता है कि ये दिल है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अजीब लग रहा है। डडल सोचती है लगता है कि ये यहाँ पर कुछ कूल करने की कोशिश कर रही है। शायद वो कह रही है कि वो उसके दिल को 2 टुकड़ों में तोड़ डालेगी या फिर उसके हेड को स्मैश कर डालेगी। कि तभी यहाँ पर उसकी लड़की दोस्त आ जाती है और पकड़ के उसे ले जाने लगती है। कह रही होती है चलो यहाँ से चलते हैं, चल के कुछ गेम्स खेलेंगे। और फिर क्वीन भी अपने दोस्तों के पास वापस लौट आती है। चिंग्यू कहता है क्या बात हुई, उसने क्या कहा। क्वीन बोलती है अरे कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। जो कह रहा होता है तुम तो चाइनीज में काफ़ी अच्छे हो यार। और फिर इसके बाद हमें उस चश्मे वाले को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है। हैंसंग कहता है जुंग तुम तो वाकई में स्विमिंग करने में काफ़ी अच्छी हो। ये सुनने के बाद हैंसंग भी खुश हो जाती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तभी से मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि मेरे को तो मेडल भी मिला था इसमें। ये सुनने के बाद वो कहता है कि वाकई में मैं तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ, मैं स्विम नहीं कर सकता यार। और फिर इसके बाद अपन को चिंग्यू के बहन भाई का सीन दिखाया जाता है। सोम कह रही होती है मेरे को भी ट्यूब चाहिए, अब मेरे को ट्यूब दे दो। जुनो कहता है नहीं, मैं इसी का किंग हूँ और मैं ही सिर्फ इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। सोम बेचारी बस खड़ी खड़ी देख रही होती है उसको। कि तभी यहाँ पर इंसेंग आ जाता है पानी वाली मोटरसाइकिल के साथ और दोनों बच्चों के सामने शो ऑफ करता है। वो लोग कहने लगते हैं वो इंसेंग ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। इंसेंग चश्मा उतारते हुए कहता है क्या तुम राइड करना चाहोगी। हालांकि मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है लेकिन इस चीज़ का लाइसेंस है। और साथ ही वो सोम से कहता है जल्दी आ जाओ, मैं तुमको राइड देता हूँ। और साथ ही सोम भी उसके पीछे बैठ जाती है और वो लोग मजे करते हुए चले जाते हैं। जबकि जुनो बेचारा अकेला ले जाते हैं अपने ट्यूब में। कह रहा होता है वो मेरे को भी तो अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो उसको छोड़ के आगे की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा कह रहा होता है टाइट पकड़ के रखना, अपन अभी और तेज जाने वाले हैं। सोम को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है जबकि जुनो बेचारा अपने ट्यूब में ही रह जाता है। कह रहा होता है मेरे को भी आना था, मेरे को भी तो ले चलो। और फिर दिखाया जाता है वो चश्मे वाली जून यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन करने लगती है कि वो हैंसंग के साथ पानी वाली मोटरसाइकिल के ऊपर राइड करेगी और फिर डूबने का नाटक करेगी और फिर उसे बाहर लेकर आएगा और उसे प्यार देगा। लेकिन ये वाकई में हो नहीं सकता क्योंकि ये तो जानते हैं कि मैं स्विमिंग में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। दिखाया जाता है इंसेंग भी वो सब देख रहा होता है, हैंसंग भी वो सब देख रहा होता है और कह रहा होता है वाह ये कितना ज़्यादा कूल है। ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। वो चश्मे वाली बोलती है क्या हुआ, क्या तुम भी उस चीज़ के ऊपर राइड करना चाहते हो। हैंसंग कहता है ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और फिर इसके बाद अपन को डबल से हैंसंग का सीन दिखाया जाता है। सोम कहते हैं वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये सुनने के बाद हैंसंग भी हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है अरे अभी भी अपन तो स्लो ही जा रहे हैं। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था, वादा करा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सीधे खाने के लिए लेकर आऊँगा और मज़े करवाऊँगा। मैं वाइके का प्रिंस हैंसंग हूँ जो कि बस इसी तरह से बस आगे बढ़ता रहता है। कि तभी उनके बगल से वो चश्मे वाली निकल जाती है बहुत तेजी के साथ और उसके पीछे फिर जुनो भी आ जाता है। कह रहा होता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्टर है। जबकि हैंसंग भी काफ़ी चौंका हुआ रहता है। कह रहा होता है वाह माय गुडनेस। और वो दोनों भी ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं हैंसंग और सोम। और फिर इसके बाद अपन को चिंग्यू का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर रेत डाल के बॉडी बना दी होती है। चिंग्यू कह रहा होता है एनीवे वैसे ये जगह काफ़ी ग्रेट है, मैंने कभी भी सोच नहीं था कि मैं जैसे लग्जरियस जगह पे एंजॉय कर पाऊंगा। दिखाया जाता है डडल ने कोइन को बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया होता है। कोइन छोड़ते हुए कहती है अब रुक भी जाओ। डडल बोलती है अरे ऐसे ही रहो, अभी मेरी आर्ट पूरी नहीं हुई। कि तभी कोइन के सिर से बॉल टकरा जाती है और ये वही लड़की होती है। कह रही होती है सॉरी ज़रा वो बॉल पास करना। और फिर साथ ही वो बॉल उठाने खुद ही आ जाती है। कोइन इससे बोलती है कि तुम श्योर हो कि तुमने इसे जानबूझकर नहीं करा, ज़रा संभल कर खेलो यार। वो लड़की बोलती है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऑफ कोर्स ये बस एक एक्सीडेंट था। और जाने से पहले बोलती है नाइस बॉडी, काफ़ी अच्छा फिगर है। क्वीन चढ़ जाती है। जिंगी बोलता है क्या कहा उसने, क्या उसने जानबूझकर तुमको बॉल से मारा। क्वीन बोलती है नहीं वो तो बस साथ में खेलने के लिए बोल रही है। कि तभी वो बॉल डबल से क्वीन को लग जाती है। क्वीन गुस्से में खड़ी हो जाती है, डल के चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं मेरा आर्ट वर्क। वो लड़की आ जाती है फिर से और थोड़ा हंसते हुए कहती है अरे ये तो एक एक्सीडेंट था सीरियसली। क्वीन गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है यू तुमको क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है आखिर से तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने कहा ना ये बस एक एक्सीडेंट है, तो इतना ज़्यादा इसमें चढ़ने की क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो। तुमने जो भी कहा मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक कपल की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगते और मैं तो यहाँ पर अभी भी तुम्हारे साथ काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बिहेव कर रही हूँ। और साथ ही वो उसे इन्वाइट करती है, क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगी बीच वॉलीबॉल, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पर वो सब कुछ करूँगी जो भी मैं करना चाहती हूँ और इससे तुम्हें कोई
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई चिढ़ते हुए बोलती है यहाँ पर कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि इस चीज़ के लिए मैं तुमसे बेट लगाऊँ, बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं ये नहीं करने वाली। कि तभी चोई बोलता है क्या कहा उसने, क्या वो चाहती है कि अपन सब लोग साथ में मिलकर बीच वॉलीबॉल खेलें। कोइन बोलती है हाँ। ये सुनते से चिंगू भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या बीच वॉलीबॉल और डर बॉल पड़ती है, ज़रा सोच कर देखो सेक्सी गर्ल्स बीच के ऊपर खेल रही हैं वॉलीबॉल, कहता था कूल होगा ना। वो लड़की बोलती है अगर तुम जीत जाती हो तो फिर मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, तुम्हारे सामने ही नहीं आऊँगी, गायब हो जाऊँगी, क्या ख्याल है इस बारे में। और फिर इसके बाद अपन को डबल से उसी बुढ़े दादा का सीन दिखाया जाता है जो कि इस बीच पे आ जाता है ठहरने के लिए। इस बार कह रहा होता है हनी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे को अभी भी वो सुनहरे लम्हे याद है जब अपन 16 के थे और यहाँ पर आया करते थे, वो भी कितना अच्छा वक्त था। और अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर अकेला हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। ये वही जगह है जहाँ पर अपन दोनों साथ में घूमा करते थे और फिलहाल यहाँ पर तो मैं काफ़ी अच्छे से जी रहा हूँ और शायद तुम भी वहाँ पर एकदम ठीक होगी हनी। और फिर तभी बूढ़ा दादा कहता है हनी आखिर मेरे साथ ये दोबारा क्यों हो गया, दोबारा मैं ही क्यों। और फिर दिखाया जाता है उसे फिर से खंभे पे चढ़ा दिया होता है एम्पायर बना के। वो कहता है क्या दोनों टीम्स तैयार हैं। क्वीन बोलती है डडल यहाँ पर अपन दोनों को जीतने की ज़रूरत है। डडल बोलते हैं अरे टेक इट इजी यार, आप लोग एथलीट हैं। जबकि चिंगू और चोई पीछे से उनको शेयर कर रहे होते हैं। वो लड़की भी अंगड़ाई मारते हुए अपने दोस्तों से कहती है चलो ये जीतते हैं। उसके दोस्त कहती है अरे तुम तो काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो रही हो, वो तो बस ऑर्डिनरी पीपल हैं यार। और फिर इसके बाद अपन को मून का सीन दिखाया जाता है जो कि खराटे मारते हुए मस्त सो रही होती है और डडल ने उसके पेट के ऊपर कलाकारी कर दी होती है, पट्टी बना दी होती है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।